आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, गृह युद्ध होंगे, जैसा कि श्रीलंका में आगे चल करके होता है। यानी बेल्जियम में 59% लोग ऐसे होते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, वहां पे 20% लोग जो होते हैं वो डच भाषा बोलते हैं, जबकि 80% जो लोग होते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर अल्पसंख्यक क्या होता है और बहुसंख्यक क्या होता है। तो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में, और ये आपके लोकतंत्र यानी कि आपके नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है। अगर पेपर के नजरिए से देखा जाए तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनता है और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको सोशल साइंस के अदर चैप्टर भी इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो भैया इस फास्ट रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें, इससे आपकी एसएसटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। एक एग्जांपल के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ सत्ता का अर्थ क्या होता है, तो आप ये बोलोगे सर सत्ता का अर्थ होता है शासन। जैसे भारत में बोलेंगे ना कि इस समय पे एक सरकार है जो क्या कर रही है भैया, पूरे देश में सरकार जो है जनता को चला रही है, मींस की शासन कर रही है। इसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका स्कूल है। स्कूल में क्या होगा, कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। अगर मैं लड़कों को मॉनिटर बना दूं तो लड़कियां क्या हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, और अगर मैं लड़कियों को बना दूं तो लड़के गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वहां पे एक मॉनिटर लड़का और एक लड़की अगर बना दी जाए तो फिर क्या होगा, ये गुस्सा गुस्सी का जो खेल होगा ना, ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार से किसी भी देश में यदि एक समूह संख्या में बहुत अधिक है, यानी जैसे एग्जांपल में कहें कि किसी देश में हिंदू बहुत ज्यादा है और मुस्लिम की संख्या कम है, हिंदुओं की सरकार बनेगी तो मुस्लिम लोग जो होंगे वो क्या होंगे, नाराज होंगे। लेकिन अगर वोट डाल करके उनसे एक सरकार बनवाई जाए तो फिर भैया ये होगा कि भैया मिल करके सरकार चुनी गई है, तो यहां पे क्या होगा कि दोनों लोग खुश होंगे। अब इस चैप्टर में डीप में हर छोटी छोटी चीज को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज का प्रत्येक समूह भाग लेता है। अगर वोट डालेंगे तो हिंदू भी डालेंगे और मुस्लिम भी डालेंगे, सिख भी डालेंगे और ईसाई भी डालेंगे, यानी आपने उसमें भाग ले लिया, राइट। तो इसमें प्रत्येक समूह क्या करेगा, भाग लेगा। और सत्ता की साझेदारी ही क्या है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, गृह युद्ध होंगे, जैसा कि श्रीलंका में आगे चल करके होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, एक लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है। तो ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है, राइट। आगे चलेंगे। अब हमारे पास एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। आपने पढ़ा होगा कि जो बेल्जियम देश है ये नीदरलैंड से अलग होकर के एक देश बन जाता है, राइट। और इसके बाद इसमें छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये जो बेल्जियम है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, और यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। और खास बात मैं आपको बताऊं कि इस बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो भारत के हरियाणा राज्य से, बहुत प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा राज्य से क्या है, आधी है। मीन्स कि अगर हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ है तो इसकी जनसंख्या कितनी है भैया, इसकी जनसंख्या 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, किसकी, बेल्जियम की। भैया बहुत छोटा देश है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो बेल्जियम देश होता है इसकी सीमा 4 देशों से लगती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। पहला कौन सा भैया, फ्रांस से लगती है, जर्मनी से, नीदरलैंड से और लग्जमबर्ग से। इनको याद करके बोर्ड पेपर में जाना, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं कि जो बेल्जियम होता है इसकी राजधानी क्या होती है, ठीक। तो उसको भी जरा नोट करेंगे कि जो बेल्जियम की राजधानी होती है वो क्या होती है, ब्रुसेल्स, राइट। क्या होती है भैया, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी होती है। तो भैया इसको भी नोट करके आपको रखना है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। आगे बात करेंगे, इस मैप को देखते हैं। अगर इस मैप में आप देखोगे तो ऊपर आपको येलो हिस्सा कुछ दिख रहा है, यहां पे आपको कुछ रेड दिख रहा है, और साइड में आपको यहां पे कुछ ब्लू कलर की छोटी छोटी सी लाइन दिख रही है। यानी ये पूरा का पूरा बेल्जियम है, और बेल्जियम में किस तरीके के लोग हैं, ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भैया डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। यानी बेल्जियम में 59% लोग ऐसे होते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, और ये फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर रहते हैं, राइट, जो कि आपको यहां पे येलो कलर से दिख रहा है। इसके बाद बात करें तो 40% जो लोग होते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और ये वेलोनिया क्षेत्र के अंतर्गत
गलत रहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया ये रेड कलर से आपको हाईलाइट करके दे रखा है। उसके बाद बात करें जो ये रेड कलर में है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन जैसी दिख रही है, ये 1% लोग हैं जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं, और साइड में इधर ही हमारा क्या है, जर्मनी है। इसीलिए भैया ये लोग कहाँ आ गए हैं, किसके अंदर आ गए हैं भैया, बेल्जियम के अंदर आ गए हैं। तो राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं, इधर आपने देखा डच भाषा बोलने वाले हैं, इधर आपने देखा कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। अब आपको ये बीच में एक स्पॉट दिख रहा होगा, सर ये क्या है, ये वाला जो आपको स्पॉट दिख रहा है, ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। राइट, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। अब इतनी बात पूछ ली आप लोगों ने, अच्छे से तैयार कर ली कि भैया 59% डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, और उसके बाद 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, अब यहाँ पे वही सारी चीजें डिटेल में जो है लिखी गई हैं। अब एक बड़ी प्यारी सी बात है कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना, वो अलग ही टाइप से है कुछ। वहां पे 20% लोग जो होते हैं वो डच भाषा बोलते हैं, जबकि 80% जो लोग होते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम है, लेकिन जो ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये चीज भी कहीं पर नोट करके जरूर रख लेना। आगे बात करते हैं बेल्जियम की। अब बेल्जियम में ना जो अल्पसंख्यक है वो कौन है, फ्रेंच भाषी है। क्यों, क्योंकि इनकी परसेंटेज क्या है, कम है, 40% है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर अल्पसंख्यक क्या होता है और बहुसंख्यक क्या होता है। आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं, टोटल 40 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, जिसमें से मैंने कहा 25 बॉयज हैं और 15 क्या है, यानी 15 क्या है, लड़कियां हैं। यानी 25 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। तो लड़के क्या हैं, बहुसंख्यक है, उनकी संख्या अधिक है, और जबकि लड़कियां क्या है, उनकी संख्या कम है। इसका मतलब वो अल्पसंख्यक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी हैं वो लोग ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली हैं। यानी इनकी संख्या तो कम है, लेकिन ये लोग हैं ना बहुत ज्यादा समृद्धशाली हैं। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में कि बताइए अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी होते हैं वो डच भाषियों की तुलना में क्या होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। राइट, फिर आगे बात करते हैं। अब एक बहुत बड़ी घटना जो है वो घटती है। अब देखिए क्या घटना घटती है। क्योंकि डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो थी ना वो ज्यादा थी, इसलिए क्या होता है कि 1950 से 1960 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण जो फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगती है। क्यों सर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, क्योंकि भैया इनकी संख्या जो है ना उसमें काफी अंतर था और सामाजिक असमानता देखने को मिली। सामाजिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि एक समूह को ज्यादा वरीयता दी जाने लगी, तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है कि बेल्जियम किस प्रकार की समझदारी दिखाता है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे श्रीलंका की, कि इस समय पे, जिस समय पे सारी चीजें बेल्जियम में चल रही थी, उस समय श्रीलंका में क्या चल रहा था। तो श्रीलंका की एक बहुत लंबी सी कहानी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझेंगे एक पेज में। जो श्रीलंका है ना वो एक द्वीपीय देश है। सर द्वीपीय देश का मतलब क्या है कि एक द्वीप है, इसके आसपास क्या है, समुद्र है। राइट, इसके आसपास क्या है, समुद्र है। आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे जहां तमिलनाडु है उसके दक्षिणी तट में आप देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, श्रीलंका दिख जाएगा। तो ये हमने बताया कि भैया श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो भारत के हरियाणा राज्य के बराबर लगभग इसकी जनसंख्या है, लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। सबसे बड़ी बात कि ये श्रीलंका में अगर मैं 100% की बात करूं, यानी टोटल कुल जनसंख्या के बारे में बात करूं, तो उसका 74% लोग जो है ना वो सिंहली भाषा बोलते हैं। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। फिर इसके बाद 18% जो लोग होते हैं वो बोलते हैं तमिल भाषा, और 1% जो लोग होते हैं वो ईसाई, 7% जो होते हैं वो ईसाई, और 1% जो होते हैं वो अन्य भाषाओं को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा कि भैया 74, 18, 7 और 1 जोड़ करके 100 आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो 18% तमिल होते हैं ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा 13% जिसमें श्रीलंकाई तमिल होते हैं, और 5% जिसमें भारतीय तमिल होते हैं। यानी 18 भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से 13% श्रीलंका के हैं और 5% क्या है, तमिल के हैं। आगे बात करें कि जो श्रीलंकाई तमिल हैं और जो भारतीय तमिल हैं ये कौन सी जाति समूह के हैं, तो भैया ये हिंदू और मुसलमान हैं।
ये लोग कौन है? हिंदू और मुसलमान है। सर ये तमिल लोग कहाँ पहुंच गए श्रीलंका में? भैया पास में तमिलनाडु है ना, तो उसी से पहुंच गए। जैसे बेल्जियम में वो जर्मनी वाले लोग आ गए थे ना, जर्मन भाषा बोलने वाले, वैसे ही भारत के लोग जो है ना वो सीधे श्रीलंका में पहुंच गए। तो कुछ तमिल लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? श्रीलंका में। वो हिंदू और मुसलमान होते हैं, सिंपल सी बात है। तो भैया ये हिंदू अपना अपना धर्म मानेंगे, अब इनके धर्म के बारे में जानकारी आपको है। जबकि सिंघली लोग कौन से धर्म को मानते हैं? भैया बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक, अच्छा ये जो 7% ईसाई होते हैं ना, ये कौन क्या करते हैं सर? कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो ये तमिल और सिंगली भाषी होते हैं, यानी या तो ये तमिल भाषा बोलते हैं या तो ये सिंगली भाषा बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रीलंका के बारे में आपने जान लिया। यह है श्रीलंका की कहानी। अब श्रीलंका में आपने क्या देखा कि सिंगली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब लड़ाई झगड़ा होगा इधर। और श्रीलंका के ये जो सिंघली लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, और अब ये लोग तमिल से बोलेंगे कि तुम्हें भी बौद्ध धर्म को मानना पड़ेगा। और देखिए अब श्रीलंका में क्या आगे चलता है, देखिए ध्यान से। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सर इस बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि मन चाहे ढंग से देश का शासन करना। जैसे सर आपके स्कूल में अगर लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है तो लड़कों की मनमानी चलती है। नहीं सर हमारे स्कूल में तो लड़कियां ज्यादा भटकती हैं, उनकी ज्यादा मनमानी चलती है, वो अलग बात हो गई। पर अगर उनकी संख्या ज्यादा होती लड़कियों की तब तो फिर बड़ी तबाही आ जाती बेटा, बुरा मत माना लड़कियों। तो मनचाहे ढंग से देश का शासन चलाना, तो इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पे सिंघली लोग जो थे वो 74% थे। अब ये अपनी मनमानी करते हैं, और किस तरीके की मनमानी करते हैं वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, आपको पता है जब भारत आजाद हुआ उसके 1 साल के बाद श्रीलंका भी आजाद हो जाता है, यानी कि 1948 में सिंघलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर दी। जैसे ही श्रीलंका को आजादी मिली, किससे? ब्रिटेन से, वैसे ही क्या हुआ कि जो ये हमारे सिंघली लोग हैं ना, इन्होंने सोचा भैया हमारी संख्या ज्यादा है, हम अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करते हैं। अब ये अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और क्या करते हैं? 1956 में एक कानून आता है, और उस कानून में ये लोग सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देते हैं। तमिल वालों से बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कुछ भी नहीं चलेगी, और सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देश के विश्वविद्यालय और जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाती है। ये तो सर वही बात हो गई कि हमारे स्कूल में सर जी लड़कों की संख्या ज्यादा थी तो लड़कों को सर जी हेड बॉय बना दिया, हेड गर्ल नाम की कोई चीज नहीं बचाई। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया होगा इतना सब, है ना? फिर क्या हुआ, जो सिंघली लोग थे वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये लोग तमिल वालों से क्या बोलते थे? बोलते थे कि भैया कि बौद्ध धर्म को मानिए, और बौद्ध धर्म का ये प्रोत्साहन करते थे, मीन्स कि बोलते थे कि तुम्हें भी बौद्ध धर्म मानना पड़ेगा। अब बताओ क्या होगा अगर स्कूल का प्रिंसिपल लड़कों को बोलेगा कि भैया तुम ही हेड गर्ल बनोगे और हेड बॉय बनोगे, सॉरी, और हेड गर्ल नाम की कोई चीज नहीं होगी, तो क्या होगा बताओ? लड़कियां भड़केंगी कि नहीं भड़केंगी? अब यही होता है कि जो लड़कियां होती है ना, मीन्स कि ये जो तमिल होते हैं, सॉरी, ये लोग क्या करते हैं? भड़क जाते हैं। क्या करते हैं फिर समझना, ये लोग भड़क जाते हैं। अब ये लोग ना करते हैं राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजनीतिक पार्टियां। यानी तमिल लोग क्या करते हैं? राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं और बोलते हैं सुनो, तुमने सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया ना, अब मैं अपनी तमिल भाषा के लिए लड़ाई करूंगा और मैं तमिल भाषा को राजभाषा मनवा के रहूंगा। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना दी और तमिल को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग रख दी, और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने की मांग कर दी। यानी उन्होंने कहा जिस प्रकार सिंघलियों को अधिकार मिल रहे हैं मुझे भी मिलने चाहिए। इसके लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया और 1980 में लिट्टे नामक एक संगठन बनाया, जिसका फुल फॉर्म यहां पे आपको मिल जाएगा। लिट्टे नामक एक संगठन बनाया और तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग रख दी। यानी इन्होंने जब 1980 में लिट्टे नामक एक संगठन बनाया और उस संगठन को बनाने के बाद इन्होंने कहा कि सुनो, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, और सरकार को उनकी भाषा में इलम बोलते हैं, यानी मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। राइट, इतनी बात समझ आ गई। फिर क्या हुआ कि जिसका परिणाम ये निकला कि भैया तमिल और साथ ही साथ सिंघली दोनों लोग आपस में भिड़ गए और देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई।
तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से, आपने देखा कि श्रीलंका में उधर डच भाषा और फ्रेंच भाषा वाले लोग लड़ना शुरू करते हैं, शुरुआत होती है बस उसकी, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, जबकि श्रीलंका वाले गृह युद्ध भी कर डालते हैं। लेकिन बेल्जियम अब समझदारी दिखाता है। बेल्जियम कहता है कि सुनिए, मैं ना अपने देश में ऐसी सरकार बना दूंगा जिससे डच भाषा वालों को भी लाभ होगा और फ्रेंच भाषा वाले लोगों को भी लाभ होगा, और साथ ही साथ जो 1% जर्मन लोग हैं ना, इनकी भी सुनेंगे हम, ताकि इनको भी दुख तकलीफ ना हो, इनके भी दिल पे ऐसा ना फील हो कि आए हाय मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी संख्या कम है तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। तो अब ये जो बेल्जियम की समझदारी होती है, ये क्या करते हैं बेल्जियम, देखो ये 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन करता है और ये 4 सरकारें बना देता है। पहली सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार होती है, दूसरी सरकार जो होती है वो क्षेत्र सरकार होती है, और क्षेत्र मतलब राज्य सरकार, और अगली सरकार तीसरी सामुदायिक, और चौथी ब्रुसेल्स। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने बेल्जियम जैसा संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की सरकारें बनाई हो, कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है। अब पहले इनको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई ना, इन्होंने कहा कि सुनो, केंद्र यानी कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो पूरे बेल्जियम को चलाएगी, और जिसमें डच भाषा और फ्रेंच भाषा वाले जो मंत्री होंगे उनकी संख्या को समान रखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बेल्जियम के मॉडल से आप क्या समझते हैं और बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखाई थी? दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने कहा कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई केंद्र सरकार में, और किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते। कोई कानून तभी बनेगा जब दोनों लोगों की सहमति होगी तब। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय सरकार में। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, पहली डच भाषा वाली और दूसरी बेटा कौन सी, फ्रेंच भाषा वाली। उनको इन्होंने क्या कर दिया, शक्तियां सौंप दिया और बोला भाई अब जो है ना अपनी अपनी सरकार चला लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, सामुदायिक सरकार। इस सामुदायिक सरकार एक तीसरे स्तर की सरकार होती है जो कि ऐसे बनाई जाती है, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा और डच भाषा तीनों भाषी वाले लोगों को मिला करके एक सरकार बनाई जाती है जिसको सामुदायिक सरकार बोलते हैं। और ये किस प्रकार के निर्णय लेती है, यह सरकार संस्कृत, शिक्षा और भाषा इस प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार रखती है कि कौन सी भाषा बोली जाएगी, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलेगी, स्कूलों में कौन सी किताबें चलेंगी, सो मैनी थिंग्स, राइट। आगे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं, फिर एक सामुदायिक सरकार बना दी जाए, फिर मैं बोलूं कि सुनो राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार बना दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या भारत में ऐसा है? नहीं, लेकिन ऐसा बेल्जियम में है। देखो क्या होता है कि भैया जो राजधानी बेल्जियम की ब्रुसेल्स होती है ना, उसमें अलग प्रकार से सरकार बनती है, और राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, और फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, जिसमें सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि आपने क्या पढ़ा था, जबकि आपने पढ़ा था कि इसमें 80% जो है ना वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वहां फिर भी ब्रुसेल्स में जो सरकार बनाई गई वो कैसी बनाई गई, एक समान, जिसमें दोनों भाषा वाले लोग एक समान दिखे। तो ये दिखाई बेल्जियम ने समझदारी 4 प्रकार से सरकार बना करके, राइट। अब आगे बात करते हैं कि भैया सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? भाई क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और किसी लड़के को मॉनिटर बना दिया जाए तो लड़कियां क्या हो जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी। तो अब मुझे बताओ कि अब क्या लड़के और लड़कियां दोनों को मॉनिटर बनाया जाना चाहिए? आपका जवाब होगा यस सर। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यस सर, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां लड़कियों को देख लेंगी और लड़के लड़कों को देख लेंगे, राइट। पर सर हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता है, कुछ और ही चलता है, अब तो तुम जानो बेटा। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि भैया सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी एक देश में, जैसे किसी एक स्कूल में अलग अलग टाइप के लोग हैं, वैसे किसी एक देश में अलग अलग भाषा वाले लोग हैं,
अलग अलग जाति वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, हमने कहा कि भैया कि किसी भी देश में ध्यान से देखिएगा, किसी भी देश में जहां पे बहुत सारे अजातीय, भाषी और धार्मिक लोग रहते हैं, वहां पे सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी शासन को, सत्ता को बांटना चाहिए ताकि गृह युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक, तो प्रत्येक समूह को देश के कार्यों को चलाने में बराबर अधिकार दिया जाए और वो अपने को अलग ना समझे। जैसे श्रीलंका में तमिल लोग जो है ना, वो अपने को सिंहलियों से अलग समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो उनकी संख्या कम है। ऐसा ना हो कि पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम हैं तो फ्रेंच भाषा वाले लोगों को बोला जाए कि तुम अलग हो, ये जर्मन वालों को अलग समझा जाए, ऐसा ना हो। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा है आवश्यक। आगे बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट। अब सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं? देखिए, पहला कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। अब सरकार के 3 अंग, पहला आपको पता है विधायिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको बोलते हैं क्षैतिज वितरण। सर क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब एक रेखा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका यह मतलब हुआ कि भैया ये एक सरकार हो गई, जिसको हमने क्या बोला कि भैया सरकार का अंग हो गया, जिसको हमने विधायिका बोला, इसको हमने कार्यपालिका बोला और हमने इसको न्यायपालिका बोला। अब जो कार्यपालिका काम करेगी उसके ऊपर न्यायपालिका क्या करेगी? नियंत्रण रखेगी, और जो न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। यानी ये क्षैतिज वितरण हो गया, राइट। तो ये पहला सत्ता की साझेदारी का रूप कि भैया हम क्षैतिज वितरण कर सकते हैं। दूसरा, हम ऊर्ध्वाधर वितरण कर सकते हैं कि भैया हमने कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी और कुछ हमने राज्य को दे दी, कुछ हमने स्थानीय सरकार को दे दी। अब क्या होगा कि जो केंद्र सरकार होगी वो राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि उसका ये इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगी। राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, राइट। यानी कि आप ऊपर से नीचे चले आइए, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है नीचे वालों को, और नीचे वालों को ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर वालों को नीचे आने की जरूरत नहीं है, राइट। यानी एक दूसरे से सब, कोई नियंत्रण एक दूसरे पर नहीं रखेगा। फिर आगे बात करते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। यानी अब ये जो तीसरे टाइप की साझेदारी है, ये बेल्जियम की सामुदायिक सरकार से समझी जाती है। जैसे अब ये सरकार, ये वाली जो सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी है, क्या ये भारत में ऐसा मॉडल है? हमें तो नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई मॉडल है, नहीं है बिल्कुल भी, है ना। लेकिन ये वाला मॉडल कहां मिलेगा आपको? बेल्जियम में। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार एक उदाहरण है कि जहां पर 3 समूह, डच, फ्रांसीसी और जर्मन, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है और सबको समान अधिकार दिए गए हैं, और ये लोग मिल करके, चुन करके एक सरकार बनाते हैं जिसको हम सामुदायिक सरकार बोलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर को हमने बहुत कम टाइम में समाप्त करने की कोशिश की है। आई होप पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेल्जियम के जाति संरचना के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ा, और फिर हमने सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है वो पढ़ा, और सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़े। ये था इस चैप्टर का छोटा सा सिलेबस, और आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ, और क्या इसी तरीके से पूरी सोशल साइंस के बाकी चैप्टर भी कवर कर दिए जाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।